मनी मैटर्स वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। बात हो रही है आज फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए हमें एक मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाइए, SHE हमारा कोड लेके अपना सवाल अपने नाम के साथ भेज दीजिए। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा ईमेल ID है SHE@ZNetwork.com। आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए है हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट नेल्सन डिसूजा, MD iFast फाइनेंशियल्स। नेल्सन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और इससे पहले कि हम सवालों के सिलसिले को शुरू करें, एक नजर डाल लेते हैं क्या है शो में आज स्पेशल। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू की और साथ ही फर्स्ट टाइम निवेशकों के लिए क्या क्या ऑप्शंस उनके सामने रहेंगे। साथ ही आज का जो लास्ट सेगमेंट होगा उस पर चर्चा होगी मिड कैप फंड्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कॉलर इस वक्त लाइन पर है, सोनी कुमारी है मुंबई से। सोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहती थी ई गोल्ड और गोल्ड ETF में क्या डिफरेंट है जी। और अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ मतलब उसमें निवेश करना चाहूँ तो क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है मुझे? सोनी, क्या आप पहली बार निवेश कर रहे हैं या कोई और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके? नहीं, फर्स्ट टाइम ही निवेश कर रही हूँ मैं। चलिए, हमारे जो एक्सपर्ट है नेल्सन वो आपको बताएंगे। नेल्सन, जैसे इन्होंने अभी शेयर किया है पहली बार निवेश करने की सोच रही हैं और सोने में इनका थोड़ा सी दिलचस्पी है, तो ऐसे में आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? ETF और गोल्ड फंड का ये डिफरेंस जानना चाह रही हैं, थोड़ा क्लियरली अगर आप बता सकें। हाँ जी, देखिए मैं डिफरेंस बताने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें तो इक्विटी फंड्स की तरफ भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गोल्ड का जो आजकल माहौल चल रहा है जहाँ पर रेट ज़्यादा चल रहे हैं तो फंड्स की तरफ लोग गोल्ड फंड्स की तरफ देख रहे हैं। फिर भी मैं आपको इनके जो अलग अलग टाइप्स हैं वो सब बता देता हूँ। गोल्ड ETF, गोल्ड फंड्स और गोल्ड इक्विटी फंड्स, 3 टाइप के फंड्स होते हैं। गोल्ड ETF जो है वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता है, जो अंडरलाइंग जो इन्वेस्टमेंट ETF के अंदर होता है वो फिजिकल गोल्ड होता है। इसके अलावा गोल्ड फंड्स भी हैं जहां पर गोल्ड फंड गोल्ड ETF में उल्टा इन्वेस्ट कर लेता है, और गोल्ड इक्विटी फंड होते हैं जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये 3 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा गोल्ड ETF जो है यहाँ पर आप डीमैट अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, और गोल्ड फंड और गोल्ड इक्विटी फंड जो है यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है नहीं। यदि आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है तो SIP की जो सुविधा, मतलब हर महीने आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने की जो सुविधा है वो आपको मिलेगी नहीं। गोल्ड फंड और गोल्ड इक्विटी फंड्स जो हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप गोल्ड ETF में निवेश करोगे तो यहाँ पर आपको खर्चे होंगे, जैसे एक एक्सपेंस रेशियो बनता है जो लगभग 1% तक जाता है आपको। ये इसके अलावा आपको ब्रोकर के चार्जेस भी देने पड़ेंगे। गोल्ड फंड देखें तो यहाँ पर आपको 1.5% तक आपको एक्सपेंस रेशियो का चार्ज लग जाता है, और गोल्ड इक्विटी फंड जो है वहाँ पर लगभग 2% तक भी जा सकता है। और गोल्ड ETF जो है यहाँ पर आपको एग्जिट लोड नहीं होते, गोल्ड फंड्स में आपको एग्जिट लोड बनते। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि गोल्ड फंड्स किस किस टाइप के हैं। यहाँ पर आपको निवेश करना है तो आप इन तीनों टाइप को आप समझ लें, और उसी हिसाब से आपका जो रिक्वायरमेंट है वही हिसाब से आप इन्वेस्ट कर लें। इसके अलावा मैं आपको एक रेकमेंडेशन देना चाहता हूँ इक्विटी फंड की तरफ, क्योंकि आपने यहाँ पर इक्विटी में पैसे नहीं डाले। आप चाहे तो प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड में भी पैसे डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इक्विटी में अभी तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया नहीं है जी। तो उम्मीद है सोनी आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। गोल्ड में अगर आप रुचि रखते हैं तो SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं, किसी तरह का डीमैट आपको नहीं चाहिए होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एकमुश्त निवेश करने की सोच रहे हैं, यानी कि कुछ एक रकम एक साथ आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप ETF का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे नेल्सन ने भी आपको सजेस्ट किया, अगर पहली बार निवेश कर रही हैं तो इक्विटी फंड का रुख कर सकती हैं। एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर है हमारे साथ, अमृता हैं ये वाराणसी से। अमृता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी अमृता, हाँ सर, जैसा कि मैंने पोर्टफोलियो आपको मेल किया हुआ है जी, तो मैम आपको पोर्टफोलियो शो हो रहा होगा जी कि मेरा सर उसमें 1 लाख का गोल्ड मैंने फिजिकल लिया है, 1 लाख का ऑन पेपर लिया हुआ है जी, और 2 लाख सिल्वर मैंने फिजिकल लिया हुआ है। अमृता, आपका पोर्टफोलियो हमें मिला है, हमारे एक्सपर्ट ने भी उस पर एक नज़र डाली है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे चल के आपकी क्या यहाँ पर क्वेरी है कि आगे आने वाले कितने समय में आप निवेशित रहेंगी? मैंने ये पूरा टारगेट लेके चला है 15 इयर्स का, मैंने टाइम होरिजन लेके चला है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे 20,000 चाहिए टैक्स के लिए।
तो वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? आइदर ट्रेडिशनल प्लान और मैं म्यूचुअल फंड ले लूँ जो टैक्स बेनिफिट हमें देता है। अमृता, आपकी अभी सालाना आय कितनी है मौजूदा? मेरी सालाना आय अभी होगी इसमें 2,75,000। चलिए ठीक है, आपको हमारे एक्सपर्ट राय देंगे। नेल्सन, आपने इनका पोर्टफोलियो जैसे शेयर किया था हमने आपसे, तो आपने देखा होगा ये जानना चाह रही है लंबी अवधि का इनका नजरिया है, यानी कम से कम 10 से 15 साल ये इसमें निवेश करेंगी और ऑलरेडी जो इनके मौजूदा निवेश को देखेंगे अगर आप, तो अभी 8,000 रुपये इनके SIP के जरिए जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कुछ अपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे साथ शेयर किए हैं और कुछ इनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, यानी कि एक टर्म प्लान भी इन्होंने अवीवा आई लाइफ का लिया है, 50 लाख का इनका टर्म प्लान है और जो इन्होंने अगले 35 साल के लिए लिया है। इनका जो सवाल है वो ये है कि अगले 10-15 सालों में इनका पोर्टफोलियो किस तरह के रिटर्न्स देगा और साथ ही टैक्स सेविंग का, जैसे इन्होंने मेंशन किया, टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए भी ये जानना चाह रहे हैं कि कोई विकल्प इनके सामने है। साथ ही 10 साल के लिए 5,000 और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हैं, तो किस तरह से देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को? एक ओवरऑल रिव्यू आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, मैंने उनके पोर्टफोलियो पे एक बार ध्यान दिया था, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल उन्होंने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया है, मगर एक बात यहाँ मैंने देखी है कि उनके फंड्स में से 50% जो फंड्स है वो लार्ज कैप फंड्स में। तो मेरी यहाँ पर सलाह ये रहेगी कि आप लार्ज कैप में से थोड़ा बहुत आप कम कर लें। यहाँ पर आपके पास HDFC टॉप 200 फंड है, यहाँ पर आप इसमें आप एक्सपोजर कम कर लें और इसके बदले आप एक डायनामिक बॉन्ड फंड में पैसे डालें। बिरला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड, आप इसमें पैसे डालें। एक लार्ज कैप फंड को आप डिसकंटिन्यू कर लें, तो मुझे लगेगा कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो और हेल्थी बन जाएगा। और ये जो मैंने अभी फंड बताया, यहाँ पर आप 1 साल तक निवेश करके रखें। आपने ये बताया कि टैक्स के मामले में आपको यहाँ पर सुझाव चाहिए कि क्या यूलिप में डालना है कि क्या म्यूचुअल फंड में डालना है। मैं बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यूलिप्स में चार्जेस बहुत हो जाते हैं। तो आपका जो होराइजन है उसको देख के तो आप यूलिप में डाल सकते हो, मगर आप निवेश के जरिए से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर आप कैनरा रुपए को टैक्स प्लान में आप पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ये जो 5,000 रुपये जहाँ आपको निवेश करने हैं, इसमें आपको कोई चॉइस चाहिए तो मेरे पास कुछ फंड्स हैं। यहाँ पर आप 2,000 रुपये 5 में से IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में डालें, 1,000 DSP ब्लैक रॉक इक्विटी फंड और 1,000 फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डालें। इसके अलावा आप और 1,000 रुपये HDFC इक्विटी फंड में डालें और साल में एक बार आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिव्यू कर लें। बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके जो हैं वो आप कंटिन्यू कर लें। नेल्सन, आपसे जानना चाहेंगे, जिन्होंने इंश्योरेंस डिटेल्स हमसे शेयर करी हैं, तो इनके आय को देखते हुए क्या इनका कवर पर्याप्त है? इन्होंने जैसे मेंशन किया इनकी सालाना आय 2,75,000 है और इन्होंने जो टर्म प्लान लिया है वो करीब 50 लाख का है। ऐसे में एक ब्रीफली अगर आप राय दे सके इनका इंश्योरेंस कवर को लेकर। मुझे यहाँ काफ़ी लग नहीं रहा है, मगर एक बार आपको आपके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से बात करके पता लगाना है कि क्या आपका ओवरऑल ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो हम एक रूल के हिसाब से यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कितना कवर चाहिए वो ठीक ठाक है कि नहीं। यदि आपको और कवर लेना है तो यहाँ पर आप टर्म प्लान ले लें और कोई और प्लान ना ले लें, क्योंकि टर्म प्लान आपको सस्ता बनेगा और कवर जो है आपको बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। जी, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेल्सन ने आपकी जो क्वेरी उसको एड्रेस किया और उस तरह से आप आगे बढ़ सकती है। एक और कॉल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइन पर, पूजा है ये पुणे से। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने ऑलरेडी HDFC टॉप 200 में इन्वेस्ट करके रखा है। आई इन्वेस्ट 2,000 per month and I'm investing since past 1.5 years. It is a large to mid cap fund. I want to add another fund in my portfolio. Okay. I want to ask sir that if it's good to go to small and mid cap fund or should I keep another large cap fund like ICICI Prudential Focus? पूजा, आपका होराइजन कितना है? जैसे आपने बताया 1.5 साल से आप HDFC टॉप 200 में हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड। इसके अलावा जो आप ऐड करना चाह रहे हैं 3,000 रुपीज़ का अमाउंट, कितने साल के लिए आप निवेश करेंगी? 3, 4, 5 years, any short term period. Okay. चलिए आपको राय देंगे। फंड सिलेक्शन के बारे में नेल्सन इनका सवाल है। एक फंड इन्होंने ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही है HDFC टॉप 200, साथ ही कुछ और फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहती हैं। 3,000 रुपये और ये निवेश कर सकती हैं। इनकी जो मासिक आय इन्होंने मेंशन किया वो 30,000 रुपये। किस तरह से देखते हैं HDFC टॉप 200 का परफॉर्मेंस और साथ ही किस तरह की फंड्स इन्हें सिलेक्ट करने चाहिए, यानी कि फंड सिलेक्शन ये कैसे करें? जानना ये चाह रही हैं कि क्या इन्हें एक और लार्ज कैप ऐड करना चाहिए या फिर मिड कैप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, जब आप फंड सिलेक्शन करते हो तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको टाइम होराइजन देखना पड़ेगा और दूसरी बात है रिस्क एपेटाइट।
रिस्क एपेटाइट ऐसी चीज़ है जहां पर आपको समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। वो हर आदमी के ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यदि आप टाइम होराइजन पे जाएंगे तो 2 से 3 साल के लिए मैं बताऊं कि आप लार्ज कैप फंड में जाएं, और आप उससे ज़्यादा 4 से 5 साल की तरफ देखेंगे तो मिड कैप फंड्स में जाएं, क्योंकि मिड कैप फंड में रिस्क ज़्यादा होता है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लार्ज कैप फंड्स में मैं आपको ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो फंड है लार्ज कैप फंड्स में सबसे अच्छा फंड है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जो इस फंड में है सबसे अच्छे हैं, स्ट्रैटेजी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा रह चुका है। यदि आपको लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म यानी 4 से 5 साल तक आपको निवेश करके रखना है तो IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में देख लें। इस फंड ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा इसके स्टॉक्स भी मिड कैप सेक्टर में अच्छे खासे हैं। मुझे लगता है कि आप इन दो फंड्स की तरफ देख लें, और आपको जो सबसे सूटेबल लगता है आपके रिस्क के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से, आप उसको चूज कर लें। जी, तो पूजा, जो आपका फंड है HDFC टॉप 20 जिसमें आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, उसने करीब लॉन्च से अब तक 22% का रिटर्न दिया है। उसको तो आप कंटिन्यू कर ही सकती हैं। साथ ही अगर आप 3000 रुपये का और निवेश करने की सोच रही हैं तो आप, जैसा कि नेल्सन ने आपको सजेस्ट किया, ICICI फोकस के ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकती हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप भी जोड़ सकती हैं। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन IDFC स्टर्लिंग इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसने भी करीब 18% का रिटर्न अब तक दिया है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। हमारी कोशिश है इस शो के जरिए कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हम थोड़ी मदद कर सकें। अगर आप भी अपने मौजूदा निवेश पर राय लेना चाहती हैं या फिर कैसे शुरुआत करें फाइनेंशियल प्लानिंग की वो जानना चाहती हैं तो आप हमें SMS या ईमेल कर सकती हैं। हमारा तरीका बेहद आसान है शो में पार्टिसिपेट करने का। अपने मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लेकर 57575 पर आप भेज सकती हैं। इसके अलावा आप ईमेल से भी जुड़ सकती हैं शो में। हमारा ईमेल ID है SHE@zenetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना सवाल डिटेल में लिखें और साथ ही अपना फ़ोन नंबर लिखना ना भूलें। तो चलिए, पहला सवाल जो है अब ईमेल के जरिए है वो हम शामिल करते हैं शो में। शक्ति हैं दिल्ली से। इन्होंने SBI लाइफ की स्मार्ट परफॉर्मर पॉलिसी खरीदी थी 10 साल के लिए। इसका जो प्लान वो है, और साथ ही जानना चाह रही हैं कि इसके मुकाबले अगर बैंक FD में देखें तो इन्हें सालाना 9 से 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो एक कंपैरिजन भी नेल्सन ये जानना चाह रही हैं कि बैंक FD में क्योंकि रिटर्न्स गारंटीड होते हैं, क्या उसमें निवेश करना इनके लिए बेहतर रहेगा? साथ ही जो इन्होंने हाल फिलहाल में ये खरीदा है, ये एक यूलिप प्लान जो है, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? यूलिप्स में निवेश करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? नेल्सन। हाँ जी, देखिए दोनों जो ऑप्शन हैं यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइप के ऑप्शन हैं। एक तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और दूसरा जो है ये बैंक प्रोडक्ट है। तो आप SBI लाइफ स्मार्ट परफॉर्मर पॉलिसी की तरफ देखें तो आप यहाँ पर आपने जैसे बताया यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक प्लान, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता है आपके पैसे को। मगर आपको याद रखना है कि यूलिप्स में जो रेट चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ायदे बहुत होंगे, जैसे ETC के तहत आप इसका टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। 10 साल का आपका एक टाइम फ्रेम भी मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए। मगर आप चार्जेस देख लें तो यहाँ पर 3% उनके एलोकेशन चार्जेस बनते हैं। मैनेजमेंट चार्जेस लगभग 1.5% तक जाते हैं। 0.5 का गारंटी चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज और बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पर अभी इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनको याद रखना पड़ेगा कि जब वो एग्जिट कर लें तो टोटल जो इसका टर्म है इसको कंप्लीट कर लें और तभी एग्जिट कर लें। बीच में एग्जिट करना ही है, ऐसा कोई इमरजेंसी आए तो आपको एक बार इनके चार्जेस देखने और फाइनल सरेंडर वैल्यू क्या मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर लें तो यहाँ पर जो इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एक डिपॉजिट प्लान जो बताया जहाँ पर 10% मिल रहा है, यहाँ पर इनको याद रखना पड़ेगा कि यदि ये हायर टैक्स ब्रैकेट में है, मतलब 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो उनको टैक्स इंटरेस्ट रेट पे टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 10% पे 30% का टैक्स लग जाएगा, मतलब 7% का नेट रिटर्न इनको मिल जाएगा। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि यहाँ 3 साल का लॉक इन है, जो बाकी फिक्स्ड डिपॉजिट पे आता नहीं है, मगर यहाँ ज़्यादा रेट दे रहे हैं इसीलिए 3 साल का लॉक इन बना के रखा है। जी नेल्सन, तो जैसा कि इन्होंने बताया है आपको शक्ति कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अगर आप इंश्योरेंस को कंपेयर करेंगी तो वो सही नहीं होगा। अगर आप बैंक FD में निवेश करने की सोच रहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। रही बात आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो अगर आप अभी एग्जिट करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरेंडर करने से पहले आप अपनी कंपनी से चेक कर सकते हैं कि फिलहाल इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी बन रही है। एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं लाइन पर, राजश्री हैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। राजश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते।
हमें ये पूछना था कि हमें 5 करोड़ की आवश्यकता है जी 15 साल में जी। उस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए ये जानना चाह रहे थे। अभी जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो है DSP BlackRock का है पॉलिसी जी। वो 84 DSP BlackRock का MIP फंड में है और एक है रेलिगर मिड कैप फंड में हमने 4000 हर महीना उसमें डाल रही हूँ और MIG। तो आप आगे की रणनीति जानना चाह रहे हैं यहाँ पे। हमारे जो एक्सपर्ट है नेल्सन आपको राय देंगे। नेल्सन, अगर आप इनके पोर्टफोलियो में नजर डालें, इन्होंने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में निवेश किया हुआ है और इनफैक्ट इनकी उम्र को देखते हुए ये एक सही निवेश माना जा सकता है। 50 साल इनकी उम्र है और आगे चल के ये 5 करोड़ की इनको जरूरत है। इन्होंने एक टारगेट सेट करा हुआ है 15 साल में। पहले तो इनके मौजूदा निवेश पर आप क्या राय देंगे और साथ ही ये लक्ष्य किस तरह से अचीव कर सकती हैं? उनके जो मौजूदा फंड्स हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आप और फंड्स ऐड करते जाएं। यदि आपको 5 करोड़ 15 साल में जुटाने हैं और यहाँ पर आपको 10% का रिटर्न मिले तो आपको लगभग 1,20,636 रुपये का हर महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर आपके पास ये एबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है राजश्री आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो आपने मौजूदा फंड्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं वो अच्छे हैं काफ़ी और SWP के तरीके से आपको जो नियमित आय आप चाह रही हैं वो भी आपको मिल पाएगी। आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को याद रखें, साल में एक बार कम से कम उसको रिव्यू जरूर कर लें। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे और जल्द लौटेंगे आज की टिप के साथ। वेलकम बैक। समय है आज के एक्सपर्ट टिप का। नेल्सन, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, आज काफ़ी सारे सवाल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आए थे। अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो काफ़ी बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाइपलाइन में हैं और ऐसे में बाजार में भी अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है। ऐसे में जब पोर्टफोलियो बनाएं तो किस चीज़ का खास ध्यान रखें और क्या रहेगी आपकी टिप आज के लिए? जब आप पोर्टफोलियो बना लें तो याद रख लें कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लेने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो आप मिड कैप फंड्स में निवेश कर लें। बहुत सारे फंड्स हैं, इसके अलावा कोई ऐसे भी फंड्स हैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में भी निवेश करते हैं। जैसे जैसे रिफॉर्म्स आते रहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें बढ़ोतरी आती, एक तेज़ी आएगी और स्टॉक उनके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। मतलब जो फंड्स इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे उनमें भी ज़्यादा तेज़ी आएगी। इसके अलावा मिड कैप फंड्स की तरफ भी देख लें, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम तक डाउन था तो अभी मार्केट धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो मिड कैप फंड्स में आप निवेश करके अभी रखेंगे तो 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप स्मॉल कैप फंड्स की तरफ भी देख सकते हैं, मगर बहुत कम फंड्स हैं जहां पर आपको स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर मिलेगा। मगर मिड कैप सबसे सेफ बेट है, तो मिड कैप की तरफ देख लें। नेल्सन, बहुत ब्रीफली आपसे जानना चाहेंगे कि कितना एक्सपोजर रखें मिड कैप में ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर? देखिए, मिड कैप बहुत रिस्की होता है, तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो आपका जो आप कितना रिस्क ले पाएंगे इसके ऊपर निर्भर होता है। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप लगभग 30% तक आप एलोकेशन दे सकते हैं। आपको रिस्क आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 50% तक भी आप ओवरऑल इक्विटी जो पोर्शन है उसके अंदर 50% तक भी जा सकते हैं आप। जी नेल्सन, आज की इन्वेस्टमेंट टिप के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी। इसी नोट पर शो को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। आप लोग देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।